बस हो गया भाई। लेक्चर नंबर कितना है? 2। लास्ट टाइम क्या पढ़े भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। रेडियस हो गया है। रेडियस तो हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी हो गया है ना। बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं? रिवीजन क्लास हटा दें? क्यों हटवा दें? आप लोग तो बोल रहे थे रिवीजन चाहिए हमें। क्या? एक एक अब सुन ही नहीं पाए क्या बोले। पहले सिलेबस कम। तो ऑर्गेनिक वाला लेक्चर वो लेंगे ना भाई। ऑर्गेनिक खत्म हो गया ना। कौन कौन नहीं टीचर है? कौन कौन क्या आ जाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कैटालिटिक, मैग्नेटिक। बहुत अकड़ है। अच्छी बात। नेचर ऑफ ऑक्साइड। और बहुत सारे आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारे प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आज इतना में टाइम चला जाएगा। अगर टाइम बच गया तो फिर मेल्टिंग पॉइंट के बाद नहीं बचेगा। मेल्टिंग पॉइंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टी लिख। कैटालिटिक। हाँ फिजिकल में नंबर कौन सा है? तीसरा। थर्ड नंबर। दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके। कैटालिटिक। कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक मेटल। अरे सुनिए अब मेरी बात सुनेंगे? 1 घंटा सुनिए ध्यान से। डी ब्लॉक मेटल या उनके ऑक्साइड्स कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक लाइन लिखेंगे, डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स। क्यों उसका रीजन बताऊंगा। मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स बिहेव्स एज कैटालिस्ट। कैसा बिहेव करते हैं? कैटालिस्ट। क्यों? इट इज ड्यू टू। रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू कंपाउंड्स है वो। पहला रीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन लोग का। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा फ्री सरफेस बैलेंसी होता है। फ्री सरफेस बैलेंस। फ्री सरफेस बैलेंसी बोलिए या फ्री एक्टिव बैलेंसी बोलिए, एक ही चीज है। फ्री एक्टिव बैलेंस। अल्लाह नहीं करेंगे।
तो डी ब्लॉक मेटल या उसके कंपाउंड ना कैसा बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट। रीजन में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे ही आयरन ही है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, बहुत सारे 6 तक होता है ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक अच्छा एग्जांपल लेंगे कैटलिस्ट का, बताइए आप लोग। कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस जानते हैं क्या होता है? कांटेक्ट प्रोसेस से ना सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। किसका प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिए, लिखना बंद कर दीजिए। SO2 प्लस O2 का जब रिएक्शन करते हैं ना सर, रिएक्शन करते हैं तो SO3 बनाने के लिए, तो ये रिएक्शन नहीं होता। काहे? क्यों नहीं रिएक्शन होगा? होना तो चाहिए। SO2 प्लस O2 रिएक्शन करेंगे तो SO3 बनेगा ना, लेकिन नहीं होता। रीजन सुनिए क्यों। ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप हीट किए। क्यों हीट किए? क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये जाके ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर जाए। लेकिन जब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट किए, उसके पहले इसका बॉन्ड बनता भी है और टूट भी जाता है। ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन किस पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। किस ब्लॉक का? ई ब्लॉक का। ये 2p हो गया। ऑक्सीजन किस पीरियड का? सेकेंड पीरियड। किस ब्लॉक का? यहाँ 2p बॉन्ड है। सल्फर किस पीरियड का? थर्ड पीरियड। ये 3p हो गया। ऑक्सीजन किस पीरियड का? ये बॉन्ड 2p है। कौन सा बॉन्ड बड़ा है? 2 2 2 3 2 3 बॉन्ड बड़ा होगा ना। बॉन्ड बड़ा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। अब जब आप हीट कर रहे हैं, मान लीजिए इसको ब्रेक करने के लिए आपने हीट किया 500 डिग्री पे, क्या ये 500 डिग्री पे सस्टेन करेगा? क्योंकि इसका बॉन्ड तो और वीक है, इससे भी ज़्यादा वीक है। हम्म, इसका बॉन्ड लेंथ कम है ना सर। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है? इसके कंपेरिजन में इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है? आपने हीट किया कि 500 डिग्री पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन क्या 500 डिग्री पे ये स्टेन करेगा? 500 डिग्री पे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड तो उससे भी वीक है। तो आप बनाने के लिए SO3 बनाना चाह रहे हैं, बनेगा ही नहीं। बोलेगा मैं इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। SO3 ऐसे तो नहीं बनता, तो फिर कैसे बनता है भाई? लेकिन मुझे बनाना क्या है? SO3। तो फिर देखिए, किसी का हेल्प लिया जाता है। SO2 प्लस O2, एक कैटलिस्ट लेते हैं V2O5, ये इसको बना के देता है SO3। V2O5 क्या है? कैटालिस्ट। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। वेनाडियम किस ब्लॉक का मेटल है? डी ब्लॉक। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम। कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन करता है, देखिएगा रिएक्शन कैसे करता है। मैकेनिज्म बता रहे हैं इसका रिएक्शन कैसे। V2O5 जब आप हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, ये ब्रेक हो जाता है, BO2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। नेसेंट ऑक्सीजन। जब किस ऑक्सीजन अकेले होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन अकेले कभी रहना नहीं चाहता है, तुरंत चाहता है किसी के साथ जुड़ जाए। तो ये SO2 ना, नेसेंट ऑक्सीजन SO2 के साथ जुड़ के क्या बना देता है? आप खुश हो गए, मुझे बनाना तो यही था ना, जो पहले नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन साथ में आप ये भी पढ़ें कि कैटलिस्ट तो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता, जैसा यूज किया वैसे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, 2BO2 है ना, ये अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर, ऑक्सीजन कहाँ से ले आए? हाँ, ये ऑक्सीजन है ना, ये जो BO2 रिएक्ट करके फिर से वापस V2O5 निकल जाता है। कैटलिस्ट का काम वही है, जैसे आप डाले हैं उस तरह से निकल जाना चाहिए। अबे मतलब केमिकल रिएक्शन तो समझ में आया कैसा रिएक्शन होता है। तो कैटलिस्ट देखते हैं रिएक्शन को कैसे कर रहा है, कर नहीं, जो रिएक्शन नहीं हो रहा था कैटलिस्ट उसको रिएक्शन को कर दिया। सवाल पूछा जाता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो V2O5 कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? V2O5। समझ में आई बात? बोलेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड तो बना नहीं, लिख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद का स्टेप होता है, ये जो SO3 बन गया ना,
इसको जल से रिएक्शन करवाते हैं और यही बन जाता है H2SO4। समझ में आई बात? इसी को पूरे को बोला जाता है, इन तीनों मतलब दो स्टेप को क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बनाने का तरीका है? सल्फ्यूरिक एसिड। छाप लीजिए। बहुत दिन के बाद आए हैं यार आप, कहाँ चले गए थे? घर गए थे? क्यों? अबे कौन सा काम होगा झूठ? ए, उज्जवल जाला कीजिए। फैन ऑन करने का पैसा नहीं। हो गया नोट? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है सर? ध्यान रखिएगा, मैचिंग पूछा जाता है। हटाए, एक एग्जांपल और लेंगे। हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या किसका प्रिपरेशन करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। देख लीजिए क्या होता है। HCl प्लस O2 का रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 बनता है प्लस जल बनता है। लेकिन फिर वही दिक्कत है अपने साथ, देखिए ना दिक्कत देखिए। अरे आपने ये हीट क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। लेकिन Cl का बॉन्ड ना उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका बॉन्ड वीक है। कैसे पता चला आपको? ऑक्सीजन 2p, ऑक्सीजन। क्लोरीन किस पीरियड का? थर्ड पीरियड, पी ब्लॉक 3p। क्लोरीन थर्ड पीरियड, पी ब्लॉक। तो ये तो 3p है, तो इसका बॉन्ड बड़ा होगा ना। बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका? इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। इसका बॉन्ड एनर्जी, बेचारा वीक बॉन्ड है। ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए आप हीट कर रहे हैं, क्या उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जिसको बनाना चाह रहे हैं वही नहीं बन रहा है, कैसे होगा रिएक्शन? जब रिएक्शन नहीं होता है तो फिर कैटलिस्ट आता है पिक्चर में। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा, कैटलिस्ट आता है CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये रिएक्शन करके देता है इसको। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्टेक्ट, अच्छा कॉन्टेक्ट ही लिख दिए हैं, पीछे भी तो यही था। डिकॉन प्रोसेस।
कॉन्टैक्ट तो पीछे वाला था ना। बहुत हंसते हैं, दांत बड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर रहेंगे कैसे? थर्ड, हटाएं इसको। हैबर प्रोसेस का नाम सुना आपने? क्या बनाते हैं हैबर प्रोसेस में? अमोनिया, गुड। हैबर प्रोसेस में किसका प्रिपरेशन होता है? अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। N2 गैस, 3H2 गैस, 2Na3। लेकिन ये रिएक्शन ना जब आप सिर्फ सिंपली हीट करके करेंगे ना तो नहीं होगा। पहले लिख लीजिए, फिर समझाएंगे क्यों नहीं होगा। जीवन में कैटालिस्ट का कितना रोल है ना। एग्जाम्पल, जैसे आप मोटिवेट होते हैं ना किन्हीं दूसरे की वजह से। हो गया जी। यहाँ देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, इसका तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। आईयूपीएसी ने तो इसको मान लिया इनर्ट गैस, इस किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। आपके लेज कुरकुरे में जो गैस रहता है ना, यही रहता है, नाइट्रोजन ही। इनर्ट है, खाने से रिएक्शन नहीं करता। क्यों इनर्ट है? बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। क्यों बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड, हाई बॉन्ड। इसको हीट करने के लिए ब्रेक करते हैं ना, उस टेम्परेचर पे अमोनिया हाथ खड़ा कर देता ना, उस टेम्परेचर पे मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में, ये वीक बॉन्ड है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो किसी को पिक्चर में लाना पड़ेगा। किसको लाते हैं? कैटालिस्ट। N2 गैस, 3H2 गैस, 2Na3 गैस। क्या होता है कैटालिस्ट यहाँ पे? Fe होता है या उसके ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड, ये होता है कैटालिस्ट। तभी डी ब्लॉक मेटल है, देखिए ना, आयरन कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक के कंपाउंड। कॉपर किस में? डी। तो कैटालिस्ट कौन होता है? डी ब्लॉक या उसके कंपाउंड। एक एग्जाम्पल और, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन या अल्काइन, मल्टीपल बॉन्ड हो ना, क्या बनता है? अल्केन। हाइड्रोजनेशन के मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इसमें। क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं बताइए? निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, ये सब सभी डी ब्लॉक के है ना, ये तो पता होगा। एक लिंडलार कैटलिस्ट होता है, नाम सुना आपने? क्या होता है? प्लेडियम होता है, बेरियम सल्फेट होता है, सिस फॉर्मेशन होता है, सिस अल्कीन का, ऑर्गेनिक में पढ़े हैं? प्लेडियम किस ब्लॉक का? तो डी ब्लॉक के कंपाउंड ना बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट होता है। रीजन क्या है बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट शो करने के पीछे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और फ्री सरफेस वैलेंसी। फ्री सरफेस वैलेंसी क्या हुआ? ये तो समझाया ही नहीं आपने, क्या हो गया? यहाँ समझाता। B2O5, सॉरी, BO2, O2। इधर देखिए ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। ऑक्सीजन ना यहाँ लिगेंड की तरह काम करता है, इसको लोन पेयर देता है, ये इसको भी इलेक्ट्रॉन देता है, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक पढ़ा है ना आपने, टीमेंटिक। ये इसको भी दिया, इसको दिया ना, इसके इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? सिनर्जिक वाला इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एंटाई बॉन्डिंग में, याद है आपको? पाई स्टार में। ये कहाँ से याद रहेगा?
नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, एंटाई बॉन्डिंग, एंटाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर ये होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ, एंटाई बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर घटेगा दो से एक बॉन्ड हो जाएगा, या 1.5 हो जाएगा, है ना, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड एनर्जी कम, जो इसको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर का जरूरत था वो जरूरत ही नहीं पड़ता, ऐसे ही रिएक्शन हो जाता है। कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, कम। क्यों बॉन्ड एनर्जी कम हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। किस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया? एंटाई बॉन्डिंग। और एंटाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? यही तो प्रॉब्लम था कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको हीट करना पड़ रहा था, अब बिना हीट किए भी काम चल रहा है। समझ में आई बात? ये फ्री सरफेस बैलेंस है, सरफेस से ना जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये बेनेडियम इसको दिया है, इसी को बोलते हैं फ्री सरफेस बैलेंस, सिनर्जिक बॉन्ड वाला केस। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? आ गया, ये हो गया, नोट कर लिया ना आपने? राहुल भैया, हटाए इसको। नेक्स्ट, चौथा नंबर। बहुत स्लो नहीं लिखते आप लोग। है, कहा ना मैं, हो गया नोट। नेक्स्ट, हटाए इसको। तो सर, अबे कितना लेट लिखेंगे भाई? हो गया, क्या था? एलओआई फॉर्मेशन टेंडेंसी। पहले बताइए एलओआई किसको बोलते हैं, उसके बाद एलओआई फॉर्मेशन होगा। एलओआई किसको बोलते हैं सर? एलओआई किसको बोलते हैं बताइए? किसको बोलते हैं एलओआई? मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन विच एटलीस्ट वन कंपोनेंट मस्ट बी मेटल। कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मेटल। नॉन मेटल भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मेटल। डिफिनीशन लिखते हैं, होमोजीनियस लिखिए साथ साथ, टाइम बचेगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन विच एटलीस्ट वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट मस्ट बी, क्या होना चाहिए सर, मेटल। एलॉय बनने के लिए कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मेटल। ठीक है। ओके, क्या ये एलॉय बनाएगा, आप लोग बताइएगा तो। मेटल प्लस नॉन मेटल क्या एलॉय बनेगा? हाँ बनेगा ना, एक कम से कम एक कंपोनेंट मेटल है ना, दो मेटल को मिलाएंगे तो क्या एलॉय बनेगा? हाँ बनेगा ना।
नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस मेटल, बनेगा ना? नॉन मेटल, नॉन मेटल बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बने। कम से कम एक कंपोनेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल। चलिए बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कम से कम एक क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। एग्जाम्पल बताते हैं मेटल का, सॉरी एलॉय का। एक एग्जाम्पल बताइए। ब्रश, पीतल, पीतल जानते हैं कैसे बना होता? कॉपर और जिंक, दोनों डी ब्लॉक के हैं। कॉपर भी डी ब्लॉक और जिंक भी क्या है? ब्रॉन्ज। कॉपर और टिन, कॉपर डी ब्लॉक का, टिन पी ब्लॉक। ठीक है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बताइए। नहीं पता। कॉपर, जिंक, निकिल, स्टेनलेस स्टील बहुत फेमस एलॉय है, घर में यूज होता है, थाली बर्तन। पता नहीं किसका होता है? आयरन, निकिल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल? अच्छा, क्रोमियम की वजह से ना स्टील में जंग नहीं लगता। स्टील में कभी जंग देखा आपने? नहीं। उसका रीजन क्रोमियम। अगर क्रोमियम को स्टील से हटा देंगे तो स्टील में भी जंग लगने लगेगा। कि क्रोमियम की वजह से क्या होता है? ये क्या होता है? एंटी कोरोसिव। क्रोमियम की वजह से जंग नहीं लगती, लिख लीजिए। ईटीसी लिख दीजिए। मंगेश भाई, दुर्गेश नाई, हो गया नोट? अच्छा, क्या कंडीशन है एलॉय बनने के पीछे, या एलॉय बनाने के लिए क्या कंडीशन है बताइए? अबे एक मेटल होना चाहिए। एलॉय बनने का जो कंडीशन है ना, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनेंगे? सुनिए। जो दोनों एलिमेंट लेंगे ना, कम से कम तो दो एलिमेंट लेंगे ही, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं? जर्मन सल्वर में कितने? तीन। एलॉय बनने के लिए कम से कम दो लोग होगा ना यार, तभी बनेगा। तो जो दो एलिमेंट लेते हैं ना, उनका साइज का जो डिफरेंस है वो 15% से कम होना चाहिए। क्या 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 क्या? दोनों जो एलिमेंट लिया आपने, उनका साइज अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम नहीं भी है तो उनका जो साइज है या जो रेडियस है, रेडियस बोलिए या साइज बोलिए, वो 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या है? देखिए, पहले लिखते हैं फिर डिटेल बात करें। कंडीशन ऑफ एलॉय, कंडीशन ऑफ एलॉय। क्या कंडीशन? पहला कंडीशन तो यही है क्या? एटलीस्ट वन कंपोनेंट क्या होना चाहिए? मेटल। लिखिए ना साथ साथ, एटलीस्ट वन कंपोनेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी मेटल। मेटल नहीं होगा तो एलॉय नहीं बन सकता। दूसरा, साइज या रेडियस ऑफ एलिमेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता कभी, और अप्रॉक्सीमेटली सेम, और डिफर लेस देन 50%। का डिफरेंस कितने में होता है? डिफर लेस देन
15%, इसका मतलब क्या हुआ, डिफर लेस देन 15%। साइज डिफरेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि साइज जो डिफरेंस है वो 15% से क्या है, कम है। अगर साइज डिफरेंस ना 15% से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको एलॉय नहीं बोलेंगे, उसके लिए एक अलग नाम हो जाता है, वो अलग टाइप का कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं इंटरमेटालिक कंपाउंड। इंटरमेटालिक कंपाउंड बोला जाता है। पहले लिखिए, फिर डिटेल बात करेंगे, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ। साइज क्या होना चाहिए, सेम। सेम नहीं है तो कम से कम कितना होना चाहिए, 15% से कम। 15% से ज़्यादा हुआ तो दिक्कत है भाई। थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन। फिर से पिछले महीने का आदर्श टीचर का अवार्ड फिर से मिला है। तो सिर्फ केमिस्ट्री में, कभी फिजिक्स में किसी और को मिला है, केमिस्ट्री में मुझे मिला है, फिजिक्स। क्या पार्टी दे दिया था? सैटरडे को ही तो दे दिया था पार्टी। ये लोग थे, उज्जवल दे दिए ना, उज्जवल उज्जवल से वो लोग को दे दिए, जो जो लोग थे सैटरडे को पार्टी मिला था। थे ही नहीं, उसी दिन मिला था, सैटरडे को मुझे मिला था तो उस दिन पार्टी। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं रीजन अरे सुनिए ना, सुनेंगे ही नहीं। सैटरडे को ये लोग आए थे डाउट पूछने के लिए, तो डाउट पूछने के लिए आए, उस दिन मिला, अवार्ड भी मिला था, तो सारे टीचर लोग भी थे, तो सब बोले पार्टी दीजिए पार्टी दीजिए, सबको पार्टी देना पड़ा, तो ये लोग भी थे उस दिन। इट्स ऑल अबाउट यू, ऐसा नहीं है कि ये अवार्ड मेरा है, अवार्ड सब स्टूडेंट का है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तीनों सेंटर में केमिस्ट्री का एक अच्छा टीचर होना, समझ रहे हैं। अबे क्या है भाई, ठीक। देखिए, ए अब पढ़ते हैं। नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग अच्छा रेटिंग नहीं दीजिएगा, अच्छा रेटिंग नहीं दीजिएगा तो फिर आदर्श टीचर, पार्टी सेकेंडरी। एक सेकेंड, हाँ, कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए पहले, उसके बाद ज़्यादा समझ में, अरे जी, हाँ पीछे वाला, इधर इतना हल्ला ही करते हैं आप लोग। अब इस पे चल क्यों नहीं रहा है भाई। हाँ ठीक, सुनिए, डी ब्लॉक का डी ब्लॉक का मिनिमम रेडियस कितना है, ये देखिए, 12.5 पिकोमीटर ना, ध्यान से देखिए, ये कितना रेडियस है, 12.5 पिकोमीटर, यहाँ है ना, पीछे से दिखाई दे रहा है ये, नहीं, जूम करें, बस अभी समझा के गए ना आपको, ठीक। मिनिमम रेडियस कितना है, ये देखिए, 12.5। 3D की बात करें, ये 3D है ना, ये 4D है, और ये क्या है, मैक्सिमम रेडियस कितना है इसका, 16। तो देखिए, तो 12, 12.5 और 16 कितने का डिफरेंस हुआ, 3.5। 3.5 में सभी एलिमेंट आ गए, 10 हो, कौन से 10 हो,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सिर्फ कितने का डिफरेंस है? 3.5 नैनोमीटर। बहुत कम डिफरेंस है ना। तो डी ब्लॉक के मेटल का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम। सेम है ना। अभी डिफरेंस बहुत कम है। मैक्सिमम जो है उसका कितना है? 16। मिनिमम जो है रेडियस उसका कितना है? 12.5। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 3.5 नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो रेडियस का डिफरेंस बहुत कम है ना। तो डी ब्लॉक के मेटल अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? सेम। और जब अप्रोक्सीमेटली सेम है मतलब रेडियस रेडियस, तो क्या ये बनाएंगे? एलओआई। तो जितने भी एलओआई आप देख रहे हैं मोस्टली कौन बनाते हैं एलओआई? डी ब्लॉक के मेटल। कॉपर, डी ब्लॉक, जिंक। क्योंकि इन लोग का रेडियस क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम। रेडियस सेम नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे इधर देखिए, आयरन का एटम है, ये आयरन है, आयरन, 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 आयरन। हाँ, लोहा ऑफकोर्स। आयरन, आयरन, आयरन। इधर देखिए, इधर देखिए। अब मैं एक हटा के ना बहुत छोटा सा एटम रखता हूँ, छोटा सा, जिसमें अभी बहुत छोटा सा कोई बोरॉन एटम। बोरॉन का साइज छोटा होता है। इन दोनों में रेडियस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्या एलॉय बनेगा? लैटिस इसका पुअर होगा। लैटिस कैसे पुअर होगा? अंदर जगह खाली है ना, बॉन्ड ही सब क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये कंपाउंड ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रेडियस का डिफरेंस यहाँ पे क्या है दोनों में? इसका रेडियस और इसका रेडियस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा। और 15% से ज़्यादा हो गया तो क्या इसका लैटिस क्या हो जाएगा? लैटिस ना इसका हो गया क्या? वीक या पुअर। पुअर बोलिए या वीक बोलिए। तो क्या ये होगा? क्या एलवाई बना पाएगा? नहीं। एलवाई बनाने के लिए दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली सेम। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं, कॉपर, जिंक। कॉपर जिंक का रेडियस का देखिए तो कॉपर का रेडियस कितना है? 13 पिकोमीटर मान लेते हैं, 13। और जिंक का कितना है? 14। कितने का डिफरेंस है? 1 नैनोमीटर का। दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम ना। दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है? तो कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक, कॉपर, कॉपर, दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। जिंक, जिंक, देखते रहिएगा। बहुत फर्जी लोग हैं यार। कॉपर, कॉपर, सब ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा सब इक्वल है, उतना इक्वलेसी है नहीं। कॉपर, जिंक, 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 ऐसा है ना। देखिए कैसे बनता है एलॉय। इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन समझते हैं? जहाँ पे दो लोग मिलते हैं। जैसे पटना जंक्शन, दो ट्रेन मिलता है वहाँ। यहाँ पे दो एलिमेंट मिल रहा है ना। नहीं, जंक्शन पे ना हीट किया जाता है। कैसे बनता है एलॉय बता रहा हूँ। यहाँ पे ना इसको हीट करेंगे। हीट ऐसे नहीं किया जाता, सिस्टम होता है गैस उस। हीट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला रीजन मेल्ट हो जाता है। ये वाला रीजन क्या हो गया? इतना रीजन मेल्ट हो गया। मेल्ट मतलब लिक्विड बन गया। लिक्विड बनेगा तो क्या होगा? एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं। दोनों लिक्विड आपस में क्या हो गए? मिल गए। मिल गए तो कैसे बन गए? इधर जिंक आ गया, इधर कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, जिंक। ठीक है। अब ये जो पोर्शन बना है कौन? फिर कहीं एक ले लीजिए और। ये जो पोर्शन बना है इसी को बोलते हैं लोहा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये इसमें कॉपर जिंक दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लोहा। दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है? एलॉय बनने का क्या कंडीशन है? कि कम से कम एक मेटल होना चाहिए और रेडियस का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए? लेस देन। अगर रेडियस का डिफरेंस बहुत कम हो गया तो बहुत ज़्यादा है ना, 15% से बहुत ज़्यादा है। क्या बनेगा ये? अच्छा, ऐसा अगर हो जाए तो कोई एक बड़ा सा आइटम यहाँ पे डाल दीजिए, ले, इसके लैटिस को डिस्टर्ब कर देगा ना। तो क्या उस केस में भी एलॉय बन पाएगा? नहीं। तो एलॉय बनने के पीछे रीजन क्या है? कि साइज का जो डिफरेंस है ना अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? सेम होना। सेम है तो बहुत अच्छी बात। या किससे कम होना चाहिए? 15% से कम होना चाहिए। लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए कहानी को। तो इस केस में लॉय नहीं बनेगा।
यहाँ लैटिस क्या हो जाएगा, पुअर या वीक। नहीं, डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। डायग्राम बनाएंगे तो 5-10 मिनट आप उसी में ले लेंगे। हो गया, फिर हटाते हैं, क्या है डायग्राम बनाएंगे। यही बना रहे हैं क्या? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एल का, हटाएं इसको, एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा मजा आएगा। वर्क प्रोसेस होता है एक, पार्क लिखे ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, पर्क लिखा था। वर्क प्रोसेस क्या होता है ना, सुनिए। डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड। लेड में ना इम्प्रिटीज होता है एजी, ये एलॉय है, एजी क्या होता है, इम्प्रिटीज, समझना है, उसके बाद लिखना है आपको। तो लेड जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं ना, तो एजी को मुझे हटाना है। एजी को क्या करना है, इधर देखिए, अभी अपने पास एलॉय क्या है सर, पीबी, पीबी के साथ क्या मिला हुआ है, एजी, लेकिन मुझे एजी को क्या करना है, हटाना है। तभी नाम दिया गया डी सिल्वर, डी मतलब रिमूव करना, किसको रिमूव करना, किससे रिमूव करना है, लेड से, तभी आपको प्योर लेड मिलेगा। अब हटाना है एजी, है ना। इसमें क्या डाला जाता है, जिंक। क्या डाला जाता है, जिंक। जिंक डालते हैं ना तो अपने पास 3 एलिमेंट हो गया, कौन, जिंक हो गया, लेड हो गया, और एजी। जिंक किस पीरियड का, किस पीरियड का, पीरियोडिक टेबल निकाल, नहीं नहीं आज नहीं निकालूंगा। फोर्थ पीरियड का 3D सीरीज, है ना। एजी 4D, और ये लेड किस पीरियड का, चलिए पीरियड ही लिख देते हैं आपको, डी नहीं समझ में आ रहा है तो पीरियड ही लिख। जिंक किस पीरियड का, फोर्थ पीरियड का ना। ये किस पीरियड का, लेड किस पीरियड का, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये होता है ना। कार्बन सेकेंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का। लेड किस पीरियड का, 6 पीरियड का, तो ये ना 6 पीरियड, सुनते रहिएगा। जिंक आपने किस में डाला है, इसमें, ये किस पीरियड का, 5th पीरियड का। अब मुझे ये बताइए, एजी को ज़्यादा मजा किसके साथ आएगा, लेड के साथ या जिंक के साथ। अब सही चीज, एजी को ज़्यादा मजा, सुनते रहे, एजी डी ब्लॉक ना, जिंक भी कैसा है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का साइज का डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम, साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। लेकिन लेड तो पी ब्लॉक हो गया ना, पी ब्लॉक का साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो एजी जो पहले इसके साथ था, इसको छोड़ता है कहाँ पे? ठीक है, समझ में आई बात। एजी का सॉल्युबिलिटी, सुनते रहिए, सुनेगा ही नहीं तो। एजी का सॉल्युबिलिटी जितना लेड में होता है ना, जिंक में उससे 3000 गुना ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एजी, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये एलॉय का बहुत अच्छा एग्जांपल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एजी इज 3 टाइम्स, 3000 टाइम्स solubility of Ag in zinc is 3000 times more than lead। लेड से ना 3000 गुना ज़्यादा है। तो जैसे ही जिंक उसमें डालते हैं ना, एजी लेड को छोड़ के किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे इसमें डालते हैं ना तो क्या होता है, सुनते रहिए। नीचे बच गया लेड, लेड ऊपर क्या हो गया, लेड को छोड़ के एजी किसके साथ चला गया, जिंक के साथ। बस देखिए, ये दोनों अलग हो गया। अब क्या किया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है टैप से, यहाँ टैप से नल से अलग कर लेंगे, तो दोनों अलग हो गया, और लेड क्या हो गया आपका, अलग। लेड अब कैसा हो गया, प्योर या इम्प्योर, प्योर हो गया ना। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पर्क प्रोसेस। क्या होता है, डी सिल्वेराइजेशन ऑफ लेड, एलॉय का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। मेन कहानी है कि साइज क्या होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली,
बस यही सिखा रहा हूँ मैं पिछले 15 मिनट से आपको। एलॉय बनने के पीछे रीजन क्या है, साइज क्या होना चाहिए, सेम सेम सेम। सेम नहीं भी है तो 15% से कम होना चाहिए। और डी ब्लॉक का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 2-3 ही नैनोमीटर में सब इधर उधर होते रहते हैं नहीं। हो गया। जिंक लेड के साथ क्यों नहीं बनाया कंपाउंड, एक 4th पीरियड का है और एक 6th पीरियड का है, साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं। हो गया। हो गया भाई जी। नेक्स्ट, ये एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी समझ में आया कि डी ब्लॉक के मेटल ज़्यादा एलॉय क्यों बनाते हैं, साइज क्या होता है इनका, सेम होता है। नेक्स्ट, नंबर कौन सा है, 5। 5 ही है अभी। फाइव है, ठीक ठीक ठीक। अबे नंबर अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए भाई, जिनका 5 है 5, 6 है 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी बता दे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ बताना भूल गए, मेटल और एलॉय में कुछ चीज़ें कंपेरिजन करते हैं हम लोग, करें कंपेरिजन। हार्डनेस किसका ज़्यादा होता है सर, हार्डनेस किसका ज़्यादा होता है, एलॉय का ज़्यादा होता है मेटल्स। टफनेस भी किसका ज़्यादा होता है, एलॉय का ज़्यादा होता है, ठीक है। रिजिडिटी कौन ज़्यादा रिजिड होता है, एलॉय का ही ज़्यादा होता है। लेकिन मैलिएबल कौन ज़्यादा होगा, मेटल और उसमें, मैलिएबल मतलब एक मेटल का दूसरे फ्लो करना, चदरा बनाना, सीट बनाना, वायर बनाना, मेटल का ज़्यादा होता है क्योंकि ये तो हार्ड हो गया ना। हार्ड हो गया तो फ्लो कम करेगा ना, कम करेगा तो मेलेबिलिटी क्या होगा इसका, कम होगा।
हटाएं इसको। नेक्स्ट नंबर 6, 5 लिखे ना भाई। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड आ गया? बगल वाले को देखिए। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? एलॉय का। हो गया। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? डी और ए ब्लॉक के मेटल, डी एंड ए ब्लॉक मेटल्स जब छोटे छोटे एलिमेंट से मिलते हैं, छोटे एलिमेंट बोले तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, समटाइम्स मॉइस्चर भी। तो ये ना एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपको बताऊंगा मैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? नॉट एन एक्चुअल कंपाउंड, ये एक्चुअल कंपाउंड नहीं है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है? नॉट एन एक्चुअल, जैसा आप कंपाउंड जानते आए हैं अब तक वैसा नहीं है। फिर कैसा कंपाउंड है ये? क्यों एक्चुअल कंपाउंड नहीं है? क्योंकि बिकॉज स्टैच्योमेट्री, लिख लीजिए फिर समझेंगे हम लोग। और हाँ लिखिए ना, नॉट इन द सिंपल रेशियो, लिख लीजिए ना फिर सब कुछ समझेंगे हम। बिकॉज 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 ये हो गया। देखिए फिर हम लोग बात करेंगे सारा कुछ क्या लिखा हुआ है। हो गया। ओके। इनका नाम है मुकेश। हो गया नोट। करंट डिस्कस। देखिए मान लेते हैं आयरन का एक क्रिस्टल, बार बार आयरन ही का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि आयरन आप देखे हुए हैं मेटल को, इसलिए आयरन देखा है ना आपने, लोहा। ये अभी प्योर आयरन है, आयरन की क्रिस्टल है, सुनते रहिए। एटम कैसा होते हैं? स्फेरिकल ना। एटम आपको तो बचपन से पता है कैसा होता है। लेकिन तो जब स्पेयर को प्लेस करेंगे तो बीच में कुछ जगह खाली हो जाएगा। फुटबॉल को प्लेस कीजिए, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, उसके ऊपर तीन चार, तो बीच में जगह खाली हो जाएगा ना। तो जो ये जगह खाली होता है, ये जगह जो खाली आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं?
क्या देख बोलते हैं भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं या इंटरस्टिशियल वॉइड भी बोल सकते हैं। क्या होता है समझना है, जो छोटे एटम है ना, छोटे कोई भी एक एटम पकड़ लेते हैं, बोरॉन कोई पकड़ते हैं, बोरॉन चुपके से आके यहाँ पे बैठ जाता है। छोटा एटम ही बैठेगा, बड़ा तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि स्पेस छोटा है ना सर। अबे ये जगह बहुत छोटा है भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस छोटा होता है ना, छोटे एटम यहाँ पे आके चुपके से बैठ जाता है। ऐसा नहीं हर जगह, कहीं कहीं आया कहीं कहीं नहीं आया, खाली हो गया, आ गया, खाली हो गया। समझ में आई बात? ये जो अब कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसी को बोला जाता है क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सुनेंगे, लिखेंगे नहीं। ऐसा क्यों बन जाता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस? समझिए, दिन में ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे उजाला होता है, दिन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, शाम ढलता है, फिर से टेम्परेचर क्या होता जाता है? घटता जाता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर बोले तो वातावरण, सराउंडिंग, बहुत सारे एलिमेंट है। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर तो होता ही है। मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉपलेट। जैसे जैसे रात होता है ना, इन लोग का जो मॉइस्चर का, इन लोग का काइनेटिक एनर्जी कम होता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी इन लोग का क्या होता है? 3/2 NRT। ये फार्मूला पता है आप लोगों को? रात में टेम्परेचर कम ना, काइनेटिक एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या? कम। तो रात में इन लोग का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कम। तो कहीं उसको दिख गया ना लोहा हुआ, तो उसमें जाके चिपक जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम। लेकिन फिर दिन होगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो दिन में बाहर चला जाता है। दिन में छोड़ के क्या चला गया? बाहर। रात में फिर कहीं कहीं चिपकता है, कहीं कहीं नहीं चिपकता। समझ में आई बात? किसकी वजह से डेवलप होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर रात में जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर कम होते जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो इनका वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके क्या होते हैं? बैठ जाते। कोई बॉन्ड नहीं बनाता इसके साथ, कोई बॉन्ड नहीं। केमिकल बॉन्ड मतलब कोई आयनिक बॉन्ड नहीं, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं। फिर कौन सा बॉन्ड? वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मास के कारण थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो लगेगा ना। मास के कारण जो अट्रैक्शन लगता है उसको कौन सा अट्रैक्शन बोलते हैं? इन दोनों के बीच भी एक अट्रैक्शन लग रहा है, इसको कौन सा अट्रैक्शन बोलेंगे? वेंडर। वो तो हर किसी दो मास के बीच लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी लग रहा है। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पढ़े होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन M1 M2 बाई मास के कारण अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स लगता है ना। इसमें भी थोड़ा सा मास है, इसमें भी मास है, तो एक सिंपली अट्रैक्शन है, जिसको कौन सा अट्रैक्शन बोलेंगे? कौन सा अट्रैक्शन बोलेंगे? वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई बॉन्ड नहीं बनाता, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, सिंपली ये क्या है? अट्रैक्शन है। समझ में आई बात? ड्रॉ कर लीजिए इमेज। ये लाइन एक बार पढ़िए तो फिर उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। अरे ये लाइन पढ़िए, ए बोल के नहीं पढ़ना है, मन में पढ़ना है भाई। समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में? क्या क्या तो पूछिए, अरे पूछिए। क्या हुआ? एलिमेंट आके बैठ गया ना, तो ये नॉर्मल एलिमेंट है क्या? नॉर्मल कंपाउंड है। ये जो इमेज बन रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कि उसमें छोटे छोटे कंपाउंड आ गए। कहाँ पे आ गए एलिमेंट? वॉइड में। मनोज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आके छोटे एलिमेंट बैठे रहते हैं चुपचाप।
आतिफ, श्री राम, हो गया नोट? सुनते रहिए मेरी बात। हो गया भाई? एक चीज और सुनेंगे, सुनिए क्या, अबे सुनिए। आयरन, और कौन सा आइटम है? बोरॉन। और दूसरा आइटम क्या है? क्या जितना आयरन है उतना बोरॉन है? आयरन के कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 12। क्या बोरॉन के 12 है? आयरन अगर 12 होगा ना, तो बोरॉन कितने मैक्सिमम रह सकते हैं? 1 2 3, यहाँ भी रह सकता है, 4 5 6, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? जी। मतलब जितना आयरन होगा उससे कम रहेगा ना, ऐसा नहीं कि 6 ही रहेगा। अगर आयरन इधर और हो जाए तो आयरन 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 आयरन, अब कितने बोरॉन रह सकते हैं? आयरन तो टोटल 16 हो गए, बोरॉन कितने रह सकते हैं? 9। मतलब आयरन से हमेशा बोरॉन कम ही होगा। ये समझ में आ रही बात? नहीं सर? तो अगर आयरन के वन मूल हैं तो क्या बोरॉन के भी वन मूल होंगे? वन मूल होंगे। बोरॉन तो कम होगा ना, वन से कुछ कम होगा, बोरॉन मान लेते कम है 0.98। इसी कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये ऐसा ऐसा। क्या इतना ही होगा ना? अलग भी हो सकता है, बोरॉन 0.96 हो सकता है। यहाँ भी बोरॉन नहीं आया तो बोरॉन और कम हो जाएगा, 0.93 हो जाए। ऐसे जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सुनते रहिएगा। क्या इसका स्टैचोमेट्री सिंपल रेशियो में है? आयरन कितना है? 1। बोरॉन कितना है? तो रेशियो क्या हो गया? 1:0 पॉइंट। क्या ये सिंपल इंटीजर है? लेकिन आज तक आपने जितना कंपाउंड पढ़ा होगा वो सिंपल रेशियो में पढ़ा होगा। एक कंपाउंड का नाम बताइए। NaCl सबसे सस्ता, इसमें 1:1 है ना। सोडियम भी 1, क्लोरीन कितना है? 1। MgCl2, इसमें 1:2 है ना, इंटीजर में है रेशियो। अबे बोलिए हाँ। बेरियम फॉस्फेट, इसमें इंटीजर में है रेशियो 3:2। तो नॉर्मल कंपाउंड में जो रेशियो होता है स्टोइचियोमेट्री का वो इंटीजर में होता है, लेकिन इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इंटीजर में नहीं होता। समझ में आई बात? अब ये लाइन पढ़िए। नॉट एन एक्चुअल कंपाउंड बिकॉज स्टोइचियोमेट्री आर नॉट इन द सिंपल रेशियो। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? आगे आना तो ये फार्मूला 2 4 को लिख लीजिए एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल। क्या ऐसा ही हो सकता है? नहीं जी, ऐसा ही काहे हो सकता है? ऐसा हो जाए तो ZnO 0.95 ये भी है। वहाँ मैं आयरन ले लिया, यहाँ पे एलिमेंट क्या ले लिया? जिंक। ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। समझ में आया इंटरस्टिशियल थोड़ा बहुत? इसके जो एलिमेंट होते हैं क्या स्टैचोमेट्री रेशियो में होते हैं? नहीं ना, इसलिए इनको क्या सिंपल कंपाउंड या एक्चुअल कंपाउंड नहीं बोला जाता। सिंपल कंपाउंड या एक्चुअल कंपाउंड नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। रीजन क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के? रीजन बताइए आप लोग, क्या रीजन? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनते हैं? इट फॉर्म ड्यू टू, क्यों भाई? इट फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, या इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, नोट कर लीजिए। क्या हो गया? नोट कीजिए। अब कुछ कंपेरिजन कर लेते। मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बताइए टफनेस किसका ज़्यादा होगा सर? टफनेस किसका ज़्यादा होगा? बोलिए ना, मेटल का या इंटरस्टिशियल का?
क्यों 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 क्यों? थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन है ना। ठीक है, अट्रैक्शन बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। तो किसका टफनेस ज़्यादा है? हार्डनेस भी किसका ज़्यादा होगा? रिजिडिटी किसका होगा? मैलिएबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? मैलिएबिलिटी मेटल का। हो गया। मैलिएबिलिटी कैसे मेटल का ज़्यादा है, कंपाउंड का कम क्यों? मेटल जब फ्लो करेगा तो बीच में ये सब रोकेगा ना। अरे, मेटल फ्लो करेगा तो ये रोकेगा ना। रोकेगा तो मैलिएबिलिटी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा। मैलिएबल मतलब क्या समझते हैं? मेटल सीट सीट बनना। सीट कब बनेगा? जब एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेगा मेटल, फ्लो करते हुए बहुत लंबा दूर चला जाए। तो जब फ्लो करेगा तो बीच में ये रोकेगा ना फ्लो करने से। थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस लगेगा, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन लगेगा, इसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा। तो मैलिएबिलिटी बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। बढ़ जाएगा आपने बोला है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा? दोनों का सेम होता अला, ये कैसे? दोनों का सेम है कंडक्टिविटी। पहले लिखिए फिर बताते हैं कैसे। इनऑर्गेनिक में आप एक रीडिंग एनसीईआरटी से मारेंगे मेरे पढ़ाने के बाद भी। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारा कुछ कवर हो जाए, और होता आया भी है पिछले कई जनरेशन से, मतलब पीछे पास्ट। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी फिर भी इनऑर्गेनिक में पढ़ना चाहिए एक बार दो बार। क्या चीज़? अच्छा, ये बोल रहे हैं बोरॉन भी आ जाए और कार्बन भी आ जाए? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं? क्या हो जाएगा? रिएक्शन नहीं करता, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है ना। यहाँ तो लिख दिया, वो तब रिएक्शन होगा जब केमिकल बॉन्ड बनाएगा, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, रिएक्शन नहीं। अब सुनते रहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर क्यों है? क्यों है बराबर? बिकॉज, देखिए, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। क्यों सेम? क्यों सेम? पहले लिखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों केस में सेम है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? सेम। करंट डिस्कस। सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। क्या कोई बॉन्ड बनाया है क्या मेटल के साथ? नहीं। तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले रहेंगे उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले तो जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है ना। तो ये तो किसी, अबे बॉन्ड नहीं बनाया ना भाई। क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ा होगा? नहीं फर्क पड़ा होगा। तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अभी है, बाद में। जब फ्री इलेक्ट्रॉन सेम, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन सेम तो कंडक्टिविटी सेम। कंडक्टिविटी किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की। हो गया नोट, इंटरस्टिशियल हो गया। ये क्या है भाई, बैग लिए हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? से। हटाएं इसको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है सर? 6। 6। 6, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड।
डी ब्लॉक मेटल ना, सुनते रहिए ना, ऑक्साइड बनाता है डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। हर मेटल रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? ऑक्साइड। हर मेटल बनाता है, इसमें नई बात क्या है? हर मेटल ऑक्साइड। लेकिन यहाँ जो ऑक्साइड बनता है ना, वो तीन टाइप के, दो टाइप का बनता है। एक जैसे FeO, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। क्या अंतर है दोनों में, देखते हैं। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे इधर देखते रहिए, नहीं देखेंगे तुरंत खत्म हो जाइएगा, मतलब तेज पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 8/3। चार ऑक्सीजन को 8 चाहिए ना, 3 मिल के 8 देगा, तो ये कितना देगा? 8/3, 2.66। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटीजर है ना, इसको बोला जाता है सिंपल ऑक्साइड। तो क्या बोला गया? जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया ना, इसको बोला जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। आइला मिक्स ऑक्साइड क्या मतलब? दो ऑक्साइड से मिलके बना होगा। देखिए इधर, इसका मतलब है ये दो ऑक्साइड से मिलके बना होगा। कैसे बना होता है देखिए ना, बातें नहीं, अरे किससे किससे मिलके बना होता है? FeO और दोनों को मिलाइए, क्या ये बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, देखते रहेंगे ब्यूटी। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 2। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3। मैं ना एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ सभी आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3 + 3। 2 बार 3 क्यों? दो आयरन है, दो आयरन, दो आयरन है, दो आयरन। टोटल कितने आयरन हो गए? 3। एवरेज ऐसे निकालते हैं। क्या हो गया? आ गया इसका 8/3। समझ में आई बात? ये मिक्स, कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, इसका मतलब वो सिंपल ऑक्साइड नहीं रहा होगा। कैसा ऑक्साइड रहा होगा? मिक्स। मिक्स्ड मतलब दो या दो से ज्यादा ऑक्साइड से मिलके रहा होगा। समझ में आई बात? नहीं देखेंगे फैल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो दो टाइप के ऑक्साइड है। अगर इंटीजर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो सर सिंपल ऑक्साइड। अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो सर मिक्स्ड ऑक्साइड। हो गया, हटा दें इसको। चैप्टर खत्म होने के बाद NCERT जरूर पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ सकते, पहले भी पढ़ सकते, लेकिन जरूर पढ़ेंगे। पहले पढ़िए बाद में, ऐसा नहीं कि पढ़िए ही नहीं। पढ़ना है। विमला, समझ में आया? हो गया। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, आ गया था कि फिर से बता दें? देखिए ना फिर से, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2 ना। यहाँ आयरन का कितना? लेकिन दो आयरन है ना, 3 3। टोटल आयरन कितने हो गए? 3। कितना हो गया? यही तो था, 8/3, 8/। ठीक है, हो गया। अब जो अपने पास ऑक्साइड होते हैं, अरे सुनते रहिए, ऑक्साइड है ना वो तीन टाइप का होता है। कौन से तीन टाइप का? बेसिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक और एक होता है एसिडिक। तीन नेचर, ये पूछा जाता है कौन एम्फोटेरिक, कौन एसिडिक, कौन। लिखिए।
ऑक्साइड कितने तरह के होंगे? 3 टाइप, बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक। हटाएं इसको, जल्दी लिखिए ना। मेटल, ज़्यादा पढ़ा दिया क्या आज? पेज गिन रहा है भाई, अब पेज गिन रहा है आगे। मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ना +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है, +7 हो सकता है, +8 हो सकता है। क्या मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होता है? हाँ होता है ना, ऑस्मियम का, ऑस्मियम का +8 होता है। क्या +7 होता है ऑक्सीडेशन? MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7 ना। Cr2O7 2- में क्रोमियम का 6 है ना, 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना, निकाल, वही ठेला ठेली चल रहा है। 7 ऑक्सीजन को चाहिए 14, 2 ले लिया, अब कितना चाहिए? 12, 2 मिलके 12 देगा, तो एक कितना दे? 6 6 6, तो 6 7 8 सब कुछ होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। मेटल के ऑक्साइड जब 1 2 3 होते हैं तो वो बेसिक नेचर होता है। मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी क्या होते हैं? बेसिक। लेकिन जब 4 होता है तो वो एम्फोटेरिक हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, इधर देखिए रे, लिखना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना सर, +5 +6 +7 +8 चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या कम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या कम? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? ज़्यादा। सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो मेटालिक करेक्टर ज़्यादा या नॉन मेटालिक करेक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, क्लोरीन बॉस है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? क्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.533, सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। फिर से सुनते, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है जी, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा जी? ज़्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा या कम? तो नॉन मेटालिक, MC मतलब मेटालिक है, नॉन मेट पूरा ही लिख देते हैं, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो गया? ज़्यादा। और नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा या फिर बेसिक? नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर हो जाता है सर, एसिडिक नेचर। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है तो नेचर क्या हो जाता है? एसिडिक। तो अगर +1 +2 +3 है ना तो बेसिक होता है। +4 बाउंड्री, बाउंड्री सेपरेट करता है किसको? एसिड और बेस को। तो +4 एम्पोटेरिक है। एम्पोटेरिक मतलब दोनों, एसिड एज वेल एज बेस। ये तो एसिड, लिख लीजिए। ये 11th में भी बताए होंगे, पीरियोडिक टेबल में, याद है आप लोग? 11th में बताया हूँ मैं, पीरियोडिक में। जो लोग 11th पढ़े होंगे उनको पता सर बताइए होंगे, फिर क्यों नहीं बताया? हो गया। हम्म, हो गया नोट? नहीं, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। एम्पोटेरिक कौन होता है भाई? अब लिखिए मत, घर में लिखिए। एम्पोटेरिक, इसको खत्म करते हैं ऑक्साइड को, नहीं तो रह जाएगा ये। एम्पोटेरिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बताइए, बताए होंगे आप लोग। जिंक, बेरिलियम,
जनाब अली गाय, गुड। सुना करे वो सभी आसमां के 3533 प्रभु, ये बताया हुआ है 11th। जनाबे जिंक, जनाबे अली गाए, सुना करे। 11th में बताएंगे इसलिए दोबारा बताने के, 11th में तो स्टोरी बताते हैं। वो सभी आसमां, आसमां के कितने प्रभु? 3533, 3533 प्रभु, ये एम्फोटेरिक होता है। इसके अलावा कौन से मेटल एम्फोटेरिक होते हैं? ये तो होते ही होते हैं, साथ में कौन सा मेटल? कोई भी मेटल। क्या बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, कोई भी मेटल एम्फोटेरिक हो सकता है। कंडीशन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? 4। ऑक्सीडेशन नंबर 4, इधर देखिए, कोई भी मेटल क्या हो सकता है? एम्फोटेरिक। नोट कीजिए, इतना ही एम्फोटेरिक होता है जितना आप देख रहे हैं बोर्ड पे। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आप बताइएगा। अच्छा, एक चीज और, क्रोमियम ना +3 में ही एम्फोटेरिक होता है, +4 में तो ऑफकोर्स होगा ही। +4 में तो हर कोई एम्फोटेरिक होता है, आप भी, मैं भी, कोई भी मेटल। सोडियम का भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाए ना, तो ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाए ना, वो भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +4। सुनते रहिएगा। क्रोमियम +3 और +4 में ही एम्फोटेरिक है। वेनाडियम +5 और +4, +4 तो रेडीमेड है। एंटीमनी +3 +4, आर्सेनिक +3 +4। लेड का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखे, ये किसी भी ऑक्सीडेशन 1 2 3 4 5 6 किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? क्रोमियम सिर्फ एम्फोटेरिक कहाँ? +3 और वेनाडियम सिर्फ एम्फोटेरिक कहाँ? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं तो जिससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। CrO, Cr2O3, Cr O2, Cr2O5, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है? इधर देखिएगा, क्रोमियम +2 में मेटल के ऑक्साइड बेसिक, +1 +2 +3 में +1 +2 +3 में मेटल का ऑक्साइड बेसिक ना, ये क्या हो गया सर? बेसिक। क्रोमियम यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्रोमियम +3 में एम्फो। क्रोमियम +4 में तो कोई भी मेटल क्या होता है? एम्फो। क्रोमियम +5 अगर मेटल हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक। ये क्या हो गया? एसिडिक। नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? छापिए ना एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर छुट्टी। नहीं, टाइम मेरे पास 1 मिनट है टाइम अभी। BO, BO2, B2O3, B2O4, B2O5, ठीक है, B2O6, ऐसा हो जाए सपोज। कौन एसिडिक, कौन एम्फोटेरिक, कौन बेसिक? वेनेडियम +2 क्या कर दे? बेसिक। +2 में बेसिक। वेनेडियम +4 क्या हो जाएगा? +4 में तो आग बंद करके क्या बोलिए, सोचना ही नहीं है। +3 क्या वेनेडियम +3 में एम्फोटेरिक होता है? हाँ जी ना, वेनेडियम +5, तो ये क्या हो गया? बेसिक। +4 एम्फो, वेनेडियम +5 में वेनेडियम क्या होता है? एम्फो। +6, +6 में एसिडिक। नहीं, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? आ गया तो छापिए। थैंक यू सो मच। किस चीज़ का पार्टी? हाँ बोलिए ना।